4 ठीक है जी, प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, जो कि काफी ज्यादा आसान है मेरे हिसाब से, हालांकि जिसके अंदर याद करने का कंटेंट भी आमतौर पर एज कंपेयर टू खासतौर से चैप्टर नंबर 3 थोड़ा ज्यादा है। यहां याद करने का कंटेंट थोड़ा ज्यादा है। ये मान के चलो एकमात्र ऐसा चैप्टर है शायद, वैसे लंबे तो चैप्टर तो और भी हैं, लेकिन इसमें फीचर्स भी हैं, इसमें लिमिटेशन भी है, इसमें इंपॉर्टेंस भी है और इसमें प्रोसेस भी है। खैर तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी चैप्टर के अंदर अगर थोड़ा ज्यादा कंटेंट हो तो याद करने पे थोड़ा सा लिटिल बिट एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दीजिए, याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है जी। तो प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब पहले ही डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने कि बेसिकली जहां हम पहुंचना चाहते हैं, यानी कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, वेयर वी वांट टू गो और वेयर वी आर, है ना। सारा खेल तो इसी चीज का है ना। वेयर वी आर, कहाँ हैं हम अभी, 30-40 नंबर की रेंज में है, कहाँ हम पहुंचना चाहते हैं, उस बारे में हालांकि प्लानिंग करनी थी साल की शुरुआत में, समय तो बीत गया, अब तो कंट्रोलिंग करो, डेविएशंस निकालो, है ना। चलो खैर, तो बेसिकली कहां एक ऑर्गेनाइजेशन है, कहां एक कंपनी है और कहां वो पहुंचना चाहती है, उसका लॉन्ग टर्म में विजन क्या है, मिशन क्या है, तो बेसिकली इन दोनों ही चीजों के बीच के ये जो गैप है, इसको फिल करने का प्रोसेस ही हमारा प्लानिंग है। तो प्लानिंग क्या है, एडवांस में डिसाइड करना और एक ब्रिज तैयार करना गैप के बीच में। कौन सा गैप, वेयर वी आर और वेयर वी वांट टू गो। तो थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में ही सोचना, क्या सोचना कि क्या करना है हमें, कैसे करना है हमें, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ये सब कुछ सोचना। तो ये सारा का सारा हमारा प्लानिंग होता है। प्लानिंग के मेन कीवर्ड आ जाते हैं आपके, देखिए एग्जाम के अंदर अगर आप अपनी लैंग्वेज के अंदर ये चुनिंदा कुछ एक कीवर्ड भी लिख देते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। आप अपनी लैंग्वेज यूज करो, बीच बीच में ये कीवर्ड अपने कोट कर दो, अंडरलाइन कर दो, बढ़िया है। टीचर को यही चाहिए मेनली। ठीक है जी। बिल्कुल सेम टू सेम बुकिश लैंग्वेज क्या टीचर को चाहिए, नहीं, वो चाहिए भी नहीं। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब ठीक ठाक है, इंग्लिश की ग्रामर ठीक ठाक सी है, तो कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली, आपके नंबर बहुत आराम से अच्छे आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, जिसकी ग्रामर ही अगर खराब है तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें, टीचर भी समझते हैं बहुत से 12वीं क्लास के बच्चों की ग्रामर कमजोर होती है, सबकी तो नहीं, किसी किसी की, तो वो फेल तो नहीं करेगी उस सिचुएशन में भी। कीवर्ड तो आपको पता है, तो आपको जहां इज लगाना है आप वर लगा रहे हो, जहां वर लगाना है वहां आईएनजी लगा रहे हो, है ना। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो होगी उससे, लेकिन इतनी नहीं होगी कि फिर सीधा ऐसे काट देगी टीचर, नहीं काटेगी नहीं, नंबर फिर भी वो दे देगी। भावनाएं थोड़ी तो समझ जाते हैं सीबीएसई के टीचर, ध्यान रखना। तो इसलिए कीवर्ड्स को जरूर याद रखें। जहां सबसे पहली बात करूंगा मैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग की। फीचर्स ऑफ प्लानिंग, तो भैया प्लानिंग करते हैं किस बात के लिए, भविष्य में ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। तो प्लानिंग का मेन फोकस पॉइंट रहता है कि हमें कहां पहुंचना है, हमें क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। और ऑब्वियसली मैनेजमेंट की ट्रेल में जहां प्लानिंग होती है, बाद में ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, तो सबसे शुरुआती फंक्शन है तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ये परवेसिव तो हर जगह आता है, ये कॉन्टिन्यूअस तो हर जगह आता है। परवेसिव का मतलब कि हर जगह जरूरत पड़ेगी आपकी प्लानिंग की, छोटा ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, हर जगह जरूरत पड़ने वाली है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब एक बार करके काम नहीं चलेगा, बारंबार आपको रिपीट करते रहना पड़ेगा। इसके अलावा प्लानिंग, जैसा कि मैंने कहा था कि क्या एक बंद कमरे के अंदर की जा सकती है, हाँ, क्यों, क्योंकि सिर्फ मानसिक तौर पर यानी कि दिमाग के अंदर ही तो करनी है, मेनली मेंटल एक्सरसाइज है। और इसके अलावा प्लानिंग के अंदर मेन बात क्या है कि आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को ही प्लानिंग का काम देना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर डिसीजन मेकिंग ली जाती है। कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो ऑर्डर फॉलो करना बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्हें जैसा बोला जाएगा वो वैसे बहुत अच्छे से करते हैं, उनके अंदर फीचर होता है, ये क्वालिटी होती है, ये भी एक क्वालिटी होती है कि जैसा बोला गया है वैसा ही करेंगे। ठीक है जी। उनसे वो को मत दे देना प्लानिंग करने के लिए, क्योंकि वो तो फिर क्या करेंगे, वो तो आपसे एक एक बात पूछते रहेंगे, भैया कैसे करना। ठीक है। तो बेसिकली इस तरह के एट्रीब्यूट जिस पर्सन में होते हैं उनको कभी भी प्लानिंग का काम नहीं दिया जाता। किनको दिया जाता है, जो ऑर्डर फॉलो इतना नहीं करते, जिनके अंदर इनोवेशन और क्रिएटिविटी, इस तरह के फीचर कंपैरेटिवली ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है जी। जो आमतौर पर ऑर्डर फॉलो इतना ज्यादा नहीं करते। तो आमतौर पे एक जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो मैनेजर्स होते हैं वो बेसिकली यही देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनके अंदर ये एट्रीब्यूट्स हैं, जो अपने लेवल पर इनिशिएटिव ले पाते हैं, अपने लेवल पर कुछ नए नए डिसीजन लेते हैं, तो उन्हीं को ही मेनली प्लानिंग करने का काम दिया जाता है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। इसके अलावा इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस बड़ी आसान, अच्छी अच्छी बातें बोलनी है, अच्छी सच्ची बातें बोलनी है कि प्लानिंग करने के क्या क्या फायदे हैं। एक तरीके से बेनिफिट्स ऑफ प्लान भी बोल सकते हैं हम इस चीज को, कि प्लानिंग हमें एक पाथ बता देता है, डायरेक्शन बता देता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। रिस्क के चांसेस कम हो जाते हैं हमारे, खत्म तो नहीं होते, रिस्क खत्म तो कभी हो ही नहीं सकता। 11वीं क्लास में भी हमने एक लैंग्वेज पढ़ी थी, याद की थी कि रिस्क इज, तो रिस्क इज
जो रिस्क है वो बिजनेस के साथ इनहेरिटेंस में आता है। इनहेरिटेंस में मतलब जो आएगा ही आएगा, आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो, आप उसको खत्म तो कभी भी नहीं कर सकते। जैसे होता है ना, मैं बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, नहीं कर सकते। रिस्क इज अ इनहेरिटेड पार्ट ऑफ अ बिजनेस। जहां बिजनेस है वहां रिस्क है, हाँ जहां बिजनेस ही नहीं है वहां रिस्क नहीं है। तो बिजनेस होगा तो रिस्क तो जरूर होगा, लेकिन प्लानिंग करके आप उस रिस्क को कम कर सकते हो। प्लानिंग कर कर आप ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी, वेस्टफुल एक्टिविटी। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है भैया? एक ही काम को बार बार कर देना। एक ही काम था, एक ने भी कर दिया, दूसरा भी कह दिया, मैंने भी कर दिया, क्या फायदा कुछ हुआ? नहीं, काम तो सिर्फ एक ही बार होना चाहिए था, तो इससे वेस्ट हो गए हमारे एफर्ट्स। तो प्लानिंग की मदद से इसको रिड्यूस किया जा सकता है। पहले से जब प्लान करेंगे कौन सा काम किसको करना है, तो ऐसी सिचुएशन में इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। प्लानिंग फैसिलिटेट कर देता है, आसान बना देता है आपकी डिसीजन मेकिंग को। प्लानिंग प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडिया को, क्योंकि हमने किसी ऐसे ही इंसान को प्लानिंग करने के लिए दिया है जिसके अंदर इनोवेशन स्किल्स हैं। प्लानिंग एस्टेब्लिश कर देता है स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारा। हम लोग उम्मीद करता हूं जानते हैं कि कंट्रोलिंग के अंदर आखिरी में हम लोग क्या करते हैं कंट्रोलिंग में हम आखिरी में, हाँ, हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच करते हैं किससे? स्टैंडर्ड से। कंट्रोलिंग के अंदर हम चेक करते हैं कि वेदर हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच करते हैं स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड मतलब जो प्लानिंग के वक्त हमने बनाए होंगे। प्लानिंग के वक्त हम कहते हैं ना कि हाँ भाई तुझे कम से कम इतना काम जरूर करना है, आपको 500 यूनिट जरूर बनानी है, आपको 400 यूनिट जरूर बनानी है, आपको इतने घंटे काम जरूर करना है। तो बाद में कंट्रोलिंग के स्टेप में हम देखते हैं कि ठीक है, जो बोला गया था, जो ऑर्डर दिया गया था, वो इन्होंने कितना अचीव किया है। हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से मैच करते हैं। तो वो खैर फिलहाल तो प्लानिंग की बात चल रही है, तो प्लानिंग क्या देता है? प्लानिंग स्टैंडर्ड्स देता है। किसके लिए? कंट्रोलिंग के लिए, कि आगे चलकर जब आप चेक करोगे परफॉर्मेंस एट द टाइम ऑफ कंट्रोलिंग, तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स पहले से ही तैयार रहेंगे हमारे। खैर, तो बेसिकली ये थी हमारी इंपॉर्टेंस की बात। फीचर हमारे हो चुके। कुछ कमियां भी हैं या नहीं, तो ऑब्वियसली कमियां भी हैं और इंपॉर्टेंट हैं। कई बार केस स्टडी आती है, कमियों से ही आती है, और स्पेसिफिक हर एक कमी आपको याद होनी चाहिए। जहां प्लानिंग करने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में रिजिडता आ जाती है, रिजिड नेचर हो जाता है काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन का। क्या? हाँ, कि जैसे बोला गया है वैसे ही तो करना है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी अगर आपको बदलाव करना है तो इतना आसानी से नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने पहले ही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना के तैयार कर दिया है। तो आगे चलकर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर कोई बदलाव आएगा तो भी आप इतना इजीली उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट नहीं कर पाओगे। तो वही सिक्के के दो पहलू हैं। प्लानिंग करनी चाहिए, फायदे हैं, लेकिन उससे कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक भी जरूर आ जाते हैं। प्लानिंग इतना ज्यादा काम नहीं कर पाएगी अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हो जहां लगातार बदलाव आते जा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में प्लानिंग फेल हो जाती है आपकी, क्योंकि मार्केट में लगातार चेंजेस आ रहे हैं। प्लानिंग की वजह से रिड्यूस हो जाती है हमारी क्रिएटिविटी लेवल, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय को बोल दिया जाएगा कि जैसा कहा गया है वैसा ही तो करना है। जैसे कि आमतौर पर बहुत से कोर्सेज के अंदर जब हम इंटर्नशिप करते हैं, बहुत से कोर्सेज के अंदर जिसमें आ जाती है आपकी एलएलबी, जिसमें आ जाती है आपकी सीए, सीएस, सीएमए, एक्चुरियल साइंस और एमबीए भी। तो बेसिकली इन सभी कोर्सेज के अंदर आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। किसी कोर्स में 2 साल की तो किसी में 6 महीने की। अब वहां पर 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो आप इंटर्नशिप करने के लिए किसी बिल्कुल ही बड़ी कंपनी के पास में जाएं, और या किसी डोमेस्टिक फर्म में चले जाएं, थोड़ी छोटी फर्म में चले जाएं। क्या दोनों जगह में से कौन सा ज्यादा बेटर रहने वाला है? अब आमतौर पर ज्यादातर सभी लोग सोचते हैं कि हाँ भैया जो एमएनसीज होंगी वहां जाएंगे, वहां जाकर काम सीखेंगे, बहुत बढ़िया है। तो जैसा कि कह रहा हूं, सिक्के के दो पहलू हैं, फायदे नुकसान हर जगह होते हैं। एमएनसीज में जाकर जब हम काम सीखते हैं तो यस, काफी सारे फायदे होने वाले हैं। पहला, हमारी सीवी में रिज्यूम में ब्रांड आ जाएगा कि हमने फला बिग 4 के अंदर हमने इंटर्नशिप की है। लेकिन क्या कुछ नुकसान भी आने वाले हैं? बेशक। वहां पर आप बिल्कुल भी रत्ती भर भी इतना सा ओपिनियन अपना दे के तो देखना, सजेशन दे के तो देखना, वो कहेंगे हो गए इतने बड़े तुम हैं, हमें सिखाओगे? तो बेसिकली जैसे बोला गया है वैसे ही करना है, और अपना कोई भी ना कराने की जरूरत नहीं है। कोई इनोवेशन है ना, ये सीख के आए ना 12वीं में, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। जैसे बोला गया है वैसे काम करना है। और उस सिचुएशन के अंदर, एमएनसीज के अंदर तो जाकर काम करने में ये भी नुकसान रहता है, स्पेशली इंटर्नशिप के अंदर, कि आपको एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अंदर डाल देंगे और बस आपका वही काम होता रहेगा। आपके पास में डाइवर्सिफाइड वे में काम इतना ज्यादा नहीं मिल पाता। डोमेस्टिक फार्म में, छोटी कंपनीज के पास में जाके जब हम इंटर्नशिप नॉर्मली करते हैं, बहुत छोटी में नहीं कह रहा हूं, बहुत छोटी में जाते हैं तो मान के चलो काम ही नहीं मिलेगा ठीक है। जो नॉर्मल डोमेस्टिक फार्म जिनके पास काम तो काफी सारा है बट उनकी ब्रांड वैल्यू इतनी नहीं है मार्केट में, अगर तुम किसी को बताओगे मैं वहां कर रहा हूं काम, वो कहेगा ये क्या है, नहीं सुना आज तक नाम। तो बेसिकली ऐसी फॉर्म्स में जाने से यही फायदा रहता है। क्या फायदा रहता है? पहली बात तो वैरायटी ऑफ वर्क मिल जाता है आमतौर,
और आमतौर पर वहां इतना ज्यादा प्लानिंग नहीं की जाती। कहीं ना कहीं यही तो कारण है कि वो छोटी फर्म से इतना ज्यादा प्लानिंग नहीं की जाती। वहां क्या आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके एक नया सिस्टम भी बना सकते हो या नहीं, एक सिस्टम प्लानिंग एग्जैक्टली असल जिंदगी में की कैसे जाती है, क्या वो सीख सकते हो या नहीं, तो बेशक सीख सकते हैं। तो खैर कुल मिला के यही कह रहा हूं कि हर चीजों के फायदे नुकसान होते ही होते हैं। चीजें जैसी दिखती हैं खाली ऐसी नहीं होती। एमएनसीज में जाते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, फायदे हैं, ब्रांड वैल्यू मिलेगी, लेकिन नुकसान भी होते हैं। प्लानिंग होती है ना, वहां पर आपकी क्रिएटिविटी लेवल को वो डाउन करते चले जाते हैं। आपका कोई इनोवेटिव आइडिया इवन चाहे अच्छा भी क्यों ना हो, उसे इतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसे इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता, बोल दिया जाता है तुम सिखाओगे हमें, हैं ऐसे करके बातें। और लिटरली ये है ऐसा। खैर प्लानिंग करने में पैसा भी तो लगेगा, ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि प्लानिंग करते हैं, अलग से डिपार्टमेंट बनाते हैं, अलग से एम्प्लॉय हायर करते हैं, किस लिए, प्लानिंग करने के लिए। इतना सारा पैसा भी खर्च कर दिया, वक्त भी खर्च कर दिया, और उसके बाद में क्या होता है, कुछ नहीं, राम बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई बदलाव आया, सब फेलियर। तो ऐसी सिचुएशन में कहते हैं कि फायदा ही क्या हुआ प्लानिंग करने का, तो आगे से प्लानिंग ही नहीं करेंगे। तो इस चीज को भी कहीं ना कहीं एक कमी के तौर पर बोला गया है कि प्लानिंग करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। कई बार तो ये भी होता है, खासतौर से स्टूडेंट के केस में तो ये बहुत होता है कि प्लानिंग तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में कूड़ा कर देते हैं हम लोग, है होता है क्यों। हाँ भैया, कि प्लानिंग तो अच्छे से करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन के बाद जब आती है तो तब काफी हद तक बैंड बज जाती है। सोचते हैं कि 3 घंटे पढ़ेंगे, 4 घंटे पढ़ेंगे, 1-1.5 घंटे में ही बस हो गया अपना, तो ठीक है और क्या, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में भी बेसिकली प्लानिंग कर देने से कुछ नहीं होता। तो प्लानिंग इस सेंस में बोला जा रहा है कि लगभग लगभग क्या है, मतलब इतना कोई रेलेवेंट नहीं है। मेन क्या है, एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन अच्छे से कर लो, इवन प्लानिंग किए बगैर ही एग्जीक्यूशन अच्छे से कर लो, तो मेन तो एग्जीक्यूशन है। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं यही कह रहा है कि खाली प्लानिंग करने से आपको कोई गारंटी नहीं मिल जाती सक्सेस की। तो ऐसे करके बातें हैं। देन इसके बाद में प्लानिंग प्रोसेस है, जो कि कंपैरेटिवली काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव तय करते हैं कि क्या हमें करना है, कहां हमें पहुंचना है, यानी हम अपने एंड पॉइंट्स तय करते हैं, कहां हम आखिरी में पहुंचना चाहते हैं, यानी वेयर वी वांट टू गो, ऐसे करके बातें। देन उसके बाद में सेकंड पॉइंट, जिसकी एक्सप्लेनेशन ज्यादातर बच्चों को याद नहीं रहती, बताओ जी क्या, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। बताओ। हाँ, यानी मेन मुद्दे की बात की भाई हम प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कब के लिए कर रहे हैं, भविष्य के लिए कर रहे हैं। फ्यूचर सर्टेन है या पूरी तरह से अनसर्टेन, तो अनसर्टेन। जहां बिजनेस एनवायरनमेंट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो क्या अब ये सोच के हम प्लानिंग ही ना करें कि प्लानिंग तो फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, फ्यूचर तो अनसर्टेन है, फ्यूचर तो बदलता रहेगा, तो छोड़ो फिर क्या करना है, फायदा नहीं करेंगे प्लानिंग। तो ऐसा नहीं है। प्लानिंग करते वक्त हम लोग कुछ एक सर्टेन अजम्पशन ले सकते हैं, जैसे कि फिलहाल के लिए सीधी सी बात है, हमारी कंट्री के पीएम कौन, मोदी जी। कब तक है पीएम, 2029 तक, तो 2029 तक वही रहेंगे। लेकिन क्या पूरी श्योरिटी है कि वही रहेंगे, नहीं, कुछ भी हो सकता है, चुप हो जाएं, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। सरकार गिर सकती है, मोदी जी की तबीयत खराब हो सकती है, नहीं होनी चाहिए, हो सकती है, और भी बहुत सारे कारण हैं, ठीक है जी, जिन सिचुएशन में हो सकता है कि 2029 तक ना रहे वो पीएम, ठीक है। तो संभावनाएं तो हैं, लेकिन ज्यादा संभावनाएं किस चीज की हैं कि नहीं सब चंगा सी, सब बढ़िया है, ऐसा ही चलता रहेगा, बस चुप हो जाएं। खैर, तो मोदी जी हैं, बढ़िया है, 2029 तक रहेंगे, कहीं कुछ नहीं हो रहा। तो बेसिकली हम अपने अगर बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं इस पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि हाँ ठीक है जी, ओके जी, मोदी जी हैं, मोदी जी ही रहेंगे। ऐसी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में भी हम कुछ तो एज्यूम करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो ही रहेगी। हो सकता है मार्केट में बदलाव आ जाए, लेकिन हमें कुछ तो अजम्पशन जरूर लेनी पड़ेंगी। तो ये जो अजम्पशन लेने वाली बातें आती हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी पूरी की पूरी प्लानिंग का एक बेस फाउंडेशन है। बेस फाउंडेशन समझ रहे हैं भैया, कौन सा, वो मेकअप वाला नहीं कह रहा तो बेस फाउंडेशन मतलब हाँ, नींव जो मकान को बनाने से पहले रखी जाती है, और जितना ज्यादा ध्यान से नींव रखी जाती है, जितना ज्यादा ध्यान से बेस फाउंडेशन रखा जाता है, उतनी ही ज्यादा अच्छी इमारत बनती है। तो उसी तरीके से प्लानिंग लेते वक्त भी, प्लानिंग करते वक्त भी, जितना ध्यान से हम ये अजम्पशंस लेते हैं, उतनी अच्छे तरीके से हमारी प्लानिंग आगे चलकर वर्क करने वाली है। तो ये डेवलपिंग प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रीमाइसेस का मतलब बेस फाउंडेशन। तो डेवलप करते हैं हम अपना बेस फाउंडेशन, डेवलप करते हैं हम अपनी बेसिक अजम्पशन, जिनके बेसिस पे ही फर्दर हम प्लानिंग करेंगे। और प्लानिंग किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही कर रहे होंगे। जैसे कि मार्केट में अगले 3 महीने में हमें प्रॉफिट कम से कम 30% से बढ़ाना है, या अगले 3 साल के अंदर हमें पूरी मार्केट को कैप्चर करना है। प्लानिंग लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, मार्केट कैप्चरिंग भी हमारा टारगेट हो सकता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हमारा टारगेट हो सकता है। टारगेट तो कुछ भी हो सकता है। अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन है, कोर्स ऑफ एक्शन मतलब क्या क्या काम किए जा सकते हैं, एक तो नहीं होगा, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या अलग अलग तरीके हैं।
अलग अलग तरीके आइडेंटिफाई करेंगे, लिखना शुरू कर देंगे कि एक ये तरीका है, एक ये तरीका, एक ये तरीका। फिर उसके बाद में जैसे ही कहते हैं बार बार कि हर तरीके के कुछ फायदे कुछ नुकसान होंगे, तो बैठ के फिर उन्हें इवेल्युएट करेंगे कि ठीक है, अगर ये तरीका अपनाएंगे तो इसका क्या फायदा नुकसान रहेगा, ये दूसरा तरीका अपनाएंगे तो इसका क्या फायदा नुकसान रहेगा। तो बैठ के उनको पहले इवेल्युएट करना शुरू कर देंगे। इवेल्युएट का मतलब उसका जांच करना शुरू कर देंगे, उसके प्रो कॉन्स क्या हैं, फायदे नुकसान क्या हैं, और फायदे नुकसान जज करके फिर क्या करेंगे, सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव अपने लिए सेलेक्ट कर लेंगे। ये सबसे बढ़िया है, उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट कर देंगे। कहां गया सबसे आखिरी स्टेप, फॉलो अप, वो भी तो है। तो सबसे आखिरी में फॉलो अप करेंगे। फॉलो अप का मतलब कि बेसिकली जहां इंप्लीमेंट किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो लोग सही से कर भी रहे हैं नहीं, ठीक है जी। तो फॉलो अप लेना, फॉलो अप लेना मतलब समझते हैं हम लोग, फीडबैक, एक तरीके का फीडबैक कि हाँ भाई सबसे सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ऐसे करके। देन इसके बाद में टाइप्स ऑफ प्लान, सबसे आखिरी टॉपिक प्लानिंग चैप्टर का, टाइप्स ऑफ प्लान। तो कितने तरीके के प्लान होते हैं यहां नजर आ रहा है, सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान। जहां स्टैंडिंग प्लान जो कि है वो कौन से हैं, हाँ भैया स्टैंडिंग प्लान। अरे भैया एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा, जो लगातार चलते रहेंगे, जो एक बार आपने बनाए और आमतौर पर जिनके अंदर आपको बदलाव की जरूरत नहीं है, जो कॉन्टिन्यूइंग नेचर के हैं। आपको ऐसा नहीं कि हर साल हर महीने बार बार आपको ये बनाने हैं, ऐसा नहीं है। सिंगल यूज प्लान जो आमतौर पर आप एक बार बनाओगे और फिर बार बार आपको दोबारा बनाने पड़ेंगे, हैं वो यूज एंड थ्रो वाली बात, जो आपको फ्रिक्वेंटली बार बार, एक बार आप यूज करोगे दोबारा से आपको बनाने पड़ेंगे, तो फ्रिक्वेंटली जो बार बार बनाए जाते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है सिंगल यूज, तो एक ही बार आप यूज कर सकते हो और उसके बाद में दोबारा से बनाने पड़ेंगे। ये तुम दोनों के दांत बहुत चमक रहे हैं, क्यों? अच्छा, अबे वो बस गजब ही हो गया मतलब। एग्जाम्पल तो देखो, तुम्हें यहां खड़ा कर देता हूं मैं, है ना, ये एग्जाम्पल दे दो, तुम्हारी तो वीडियो चल जाएगी, है ना, बढ़िया चल जाएगी कि हाँ कि मैं बताता हूँ, मैं सिखाता हूँ सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान, ठीक है, आओ खोले सेंटर फ्रेश, है ना। अरे बताओ, चलो खैर, हाँ भैया। तो देखो पहली बात तो ये कि सिंगल यूज प्लान जो एक ही बार यूज होंगे, स्टैंडिंग प्लान जो लगातार इस्तेमाल होने वाले हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है, तो वो वैसे तो नाम नजर आ ही रहे हैं। एग्जाम के हिसाब से आपको इन सभी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अगले पेज पे सबकी बारी बारी से बात होने भी वाली है। तो बेसिकली सबके बारे में थोड़े थोड़े से कीवर्ड आपको पकड़ने हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव का क्या है, रूल का क्या है, पॉलिसी का क्या है। तो सबके सबके आपके मेन मेन कीवर्ड आपको जरूर पकड़ने हैं। केस स्टडी यहां से भी आ जाती है आपकी काफी बार। तो जरा आराम से, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव के बारे में तो बार बार बात कर रहे हैं कि ये तो एंड रिजल्ट होते हैं जो आमतौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है। हालांकि इसको कहां बोला गया है, स्टैंडिंग प्लान के अंदर। हालांकि ये स्टैंडिंग प्लान में भी हो सकता है और ये सिंगल यूज प्लान में भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है कि आप जिस ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं वो एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। जैसे आमतौर पर अगर कंपनी कह रही है कि हम अगले 10 साल में इंडस्ट्री लीडर बनना चाहते हैं, यानी इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो ये एक ऑब्जेक्टिव है, एक एंड पॉइंट है, और ये एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, ये एक स्टैंडिंग प्लान है उनका। लेकिन अगर कंपनी कह रही है कि हाँ भाई अगले 3 महीने में हमें 10% से सेल जरूर बढ़ानी है, जरूर बढ़ानी है, तो ये तो अभी 3 महीने का ऑब्जेक्टिव है, जल्दी आप दोबारा भी अपना ऑब्जेक्टिव बदल सकते हो। बट ठीक है, ठीक है, आमतौर पर भाई जो जो उन्होंने सेल बढ़ाने की बातें की थी, ऐसा नहीं होगा कि 3 महीने बाद वो सेल गिराने की बात करेंगे, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, आगे भी सेल बढ़ाने की ही बातें की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इस बेसिस पे भी आमतौर पर नॉर्मली तो ऑब्जेक्टिव को हम स्टैंडिंग प्लान में ही रखते हैं कि उन्होंने फिलहाल भी सेल बढ़ाने की बातें की थी, आगे भी सेल बढ़ाने की बातें करेंगे, तो दैट्स वाई वो स्टैंडिंग नेचर का ही है, कॉन्टिन्यूइंग नेचर का ही है। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब हमारा एंड रिजल्ट जो हम अचीव करना चाहते हैं, जैसे कि इंक्रीज इन अ सेल बाय 10%, या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, या मार्केट को कैप्चर करना, इंडस्ट्री लीडर बनना, ये सारी की सारी चीजें। इसके अलावा यहां बात करता हूं पहले रूल। तो रूल क्या होते हैं, रूल होते हैं आपकी स्पेसिफिक स्टेटमेंट। रूल क्या होती है, आपकी स्पेसिफिक स्टेटमेंट की स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या करना है आपको। जैसे कि अगर आप सुबह 10 बजे ऑफिस नहीं आए, यानी लेट आए, तो आपके पैसा काट लिया जाएगा। अगर 15 मिनट तक लेट आए तो इट्स ओके चलेगा, लेकिन अगर 10:15 के बाद लेट आए हो तो उस सिचुएशन में आपका 1/4 डे कट कर दिया जाएगा। माना काम आपने पूरे दिन किया होगा लेकिन 1/4 डे की सैलरी आपकी कट कर दी जाएगी।
या अगर आपने किसी कस्टमर को खराब प्रोडक्ट अच्छा बताकर बेच दिया जिससे कि हमारी रेपुटेशन कम होगी, तो उस सिचुएशन में भी आपकी सैलरी में से कुछ पैसा डिडक्ट कर लिया जाएगा। किसी कस्टमर के साथ में मिस अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपने किया, तो उस सिचुएशन में भी आपके ऊपर जरूरी कार्यवाही की जाएगी। बस ऐसे ही बोला जाता है, जरूरी कार्यवाही की जाएगी, और ये जरूरी कार्यवाही कुछ भी हो सकती है, मे भी हो सकता है जॉब से ही निकाल दें। खैर, तो कुल मिला के जो स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या करती है कंपनी, तो ये सारी सारी चीजें रूल की कैटेगरी के अंदर आती हैं। इस चीज को क्यों बोला जाता है, क्यों पहले से ही प्लानिंग का हिस्सा बनाया जाता है, जिससे कि पहले से ही पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये मैसेज सर्कुलेट हो जाए, और जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन नाम का प्रिंसिपल मेंटेन रहे, कि सभी लोग कायदे से इज्जत से काम करें सारे के सारे। खैर, इसके अलावा देखो, ये थी स्पेसिफिक स्टेटमेंट। पॉलिसी 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 क्या होती है, तो पॉलिसी होती है जनरल स्टेटमेंट। पॉलिसी होती है जनरल स्टेटमेंट, जो जनरली बोली जाती हैं कंपनीज के द्वारा, जो एक बार कंपनी बोलती है, और वो बेसिकली आपको सोचना है कि किस सिचुएशन में आप अप्लाई करनी है। यानी वो स्पेसिफिक सिचुएशन में नहीं बताती, जनरली बोल देती है। अब जनरली बोल देती है मतलब, जैसे आमतौर पर बहुत सी कंपनी, जैसे कि टाटा कंपनी, उन्होंने बोला हुआ है कि कस्टमर ही तो भगवान है, कस्टमर इज अ कोड। और आमतौर पर वो वक्त के साथ में जब कहीं भी उनकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बोर्ड मीटिंग होती हैं, ये एम्प्लॉइज के साथ में भी मीटिंग्स वो कंडक्ट कराते हैं, तो टाइम के साथ में मतलब इस तरह के मैसेजेस पास ऑन करते हैं वो, कि भैया कस्टमर हमारी मेन प्रायोरिटी है, कस्टमर को दी जाने वाली सर्विस हमारी मेन प्रायोरिटी है। एक बार को हमारा एक्सपेंस ज्यादा लग जाए, हमारा खर्चा ज्यादा हो जाए, लेकिन कस्टमर को कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। कस्टमर ग्रीवेंस रिजॉल्व होना हमारी मेन प्रायोरिटी है। तो बेसिकली अगर वो इस तरह की जनरल स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि भाई कस्टमर इज द किंग, कस्टमर इज द आवर गॉड, है ना, इस तरह की बातें बोल देते हैं। अब किसी एम्प्लॉय को इस बात को किस तरह से अप्लाई करना है उसे बताया नहीं गया, उसे खुद से सोचना पड़ेगा। तो ये जो इस तरह की बातें हो जाती हैं, जनरल स्टेटमेंट हो जाती हैं, वो आपकी पॉलिसी के अंदर कवर होती हैं। और ये सारी की सारी स्टैंडिंग प्लान ही है। ऐसा तो नहीं होगा कि आज तो बोल रहे हैं कस्टमर इज द किंग और फिर बाद में बोलेंगे कि है कस्टमर किंग, नहीं, आज से नहीं है कस्टमर किंग, ऐसा तो नहीं होने वाला। स्टैंडिंग प्लान है, ये सारे के सारे एक बार बनाए जाते हैं, कॉन्टिन्यूइंग नेचर के रहते हैं, बदलते नहीं है बार बार। इसके अलावा मेथड, किसी भी काम को करने का एक तरीका, मेथड। इसका मेन कीवर्ड क्या आता है, प्रेस्क्राइब्ड वेज और मैनर। इस चीज का मैनर, किसी भी काम को करने का, अब ये कोई भी काम हो सकता है, ये प्रोडक्शन का कोई प्रोसेस हो सकता है, प्रोडक्शन का कोई स्पेसिफिक प्रोसेस को करने का एक तरीका होगा, वो तरीका ही आपका मेथड है। या वो कम्युनिकेशन हो सकता है कि आमतौर पर अगर किसी एक लोअर लेवल के मैनेजमेंट को अगर मिडिल लेवल से कांटेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, तो उसका तरीका क्या होगा। तो सभी तरीके जिसमें प्रोडक्शन भी आ जाएगा, कम्युनिकेशन भी आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी, तो वो मेथड कहलाता है। एक पर्टिकुलर वे और मैनर, आपको एक कीवर्ड जरूर याद रखने हैं, ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद बात आती है प्रोसीजर। अब देखो, एक चीज होती है मेथड, तरीका, एक चीज होती है प्रोसीजर। प्रोसीजर कंपैरेटिवली ज्यादा डिटेल्ड होता है, ये काफी ज्यादा डिटेल्ड होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे होता है ना, कुछ बच्चों को बिल्कुल स्पून फीडिंग की आदत होती है, ऊपर ऊपर से बता दो, उन्हें नहीं आता कुछ भी समझ में, फिर भी कहते हैं आखिरी में ढंग से तो बता दो। नहीं यार, नहीं ठीक है, नहीं तो कहते हैं कि ढंग से तो बता दो, फिर स्टेप बाय एक एक चीज उन्हें लिख के दिखाओ। ठीक है, ये 10 और 2 सीधा अगर 12 लिख दिया तो नहीं, अच्छे से बोल के बताओ कि 10 और 2 जोड़ा गया है, 12 आया है। तो कुल मिला के जो डिटेल्ड गाइडिंग होती है, स्टेप बाय स्टेप होता है किसी भी काम को करने का तरीका। हिंदी का वर्ड तो एक बार फिर तरीका ही आ रहा है, मैनर ही आ रहा है, लेकिन ये कंपैरेटिवली स्टेप वाइज होता है। तो बेसिकली एग्जैक्ट मैनर, किसी भी काम को करने का एग्जैक्ट मैनर, जहां पर आपको जो कि स्टेप्स बताए जाते हैं, प्रोसीजर क्या है, रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको मेंशन किया जाता है कि ये जो पर्टिकुलर काम है ये आपको कैसे करना है। एक होता है ऊपर ऊपर से प्रेस्क्राइब वे और मैनर बता दिया कि हाँ ठीक है इस तरीके से कर लेना। एक होता है डिटेल्ड वे में, स्टेप बाय स्टेप, पहले ये करोगे, पहले खड़े होगे, फिर कंप्यूटर सिस्टम पे बैठोगे। खैर ये तो ऐसे तो नहीं होता, मगर मतलब एग्जांपल दे रहा हूं कि लिटरली छोटे से छोटा ब्रेक डाउन कर दिया जाए एंटायर प्रोसेस का, तो वो आपका प्रोसीजर कहलाता है। खैर, और ऐसा नहीं है कि किसी काम को करने का प्रोसीजर आज कोई और है, कल कोई और होगा, तो ऐसा तो नहीं है। एक बार आपने प्रोसीजर बना दिया तो स्टैंडिंग प्लान का ही हिस्सा रहेगा, आपका ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद स्ट्रेटेजी। आमतौर पर ये क्या रहता है, इसका मेन कीवर्ड निकल के आता है कॉम्प्रहेंसिव प्लान। कॉम्प्रहेंसिव प्लान ये काफी ज्यादा एक कॉम्प्रहेंसिव डिटेल्ड प्लान रहता है, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो हमने पॉइंट नंबर 1 की बात की थी कि ऑब्जेक्टिव तो क्या होता है, हमारे एंड पॉइंट्स, लेकिन उन एंड पॉइंट्स को अचीव करने के लिए क्या तरीका आप अपनाने वाले हो, ये सब छोटी टर्म्स होती हैं हमारी। ये स्पेसिफिक सिचुएशन में बोला जाता है, ये जनरल बातें बोल दी, ये मेथड हो गया किसी एक काम को करने का तरीका, दैट कैन बी कम्युनिकेशन और प्रोडक्शन। प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपने बता दिया, किसी एक काम को करने का स्टेप बाय स्टेप आपने चीजों को
बता दिया, लेकिन स्ट्रेटेजी का मतलब है कि वो जो ऑब्जेक्टिव था उस ऑब्जेक्टिव को अचीव आप कैसे करोगे, ओवरऑल आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, तरीका क्या रहेगा, कंपैरेटिवली डिटेल्ड प्लान। अब वो स्ट्रेटेजी हो सकता है आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की बातें कर रहे हैं, उसके लिए आपका क्या तरीका रहेगा, या मार्केट को कैप्चर करने के लिए मैक्सिमम कस्टमर आपके पास में आए उसके लिए स्ट्रेटेजी आपकी हो सकती है। तो ऐसे करके बातें हैं हमारी। सिंगल यूज प्लान के अंदर तो एक आता है आपका बजट और एक आता है आपका प्रोग्राम, प्रोग्राम्ड नहीं प्रोग्राम। खैर अच्छा फिर से प्रोग्राम्ड, फिर से प्रोग्राम। खैर तो बेसिकली बजट तो क्या होता है, बजट का मतलब होता है बेसिकली मेन जो कीवर्ड होता है वो होता है न्यूमेरिकल टर्म्स। जैसे बोलते हैं कई बार कि हमारा इतना बजट नहीं है, या हमारा तो बजट में है ये चीज। तो बजट का मतलब आमतौर पे एक फाइनेंशियल कैपेसिटी को डेपिक्ट करता है ये वर्ड। तो बजट बना दिया जाता है प्लानिंग के दौरान ही। किस चीजों का बजट बना दिया जाता है, सभी चीजों को बजट बना दिया जाता है कि भाई अगर आपको इतनी सेल करनी है कम से कम ये आपका बजट है, आपको इतना प्रोडक्शन करना है कम से कम ये आपका बजट है। अब वो बजटेड परफॉर्मेंस परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे तो वो तो जानने के लिए देखते रहिए कंट्रोलिंग प्रोसेस में। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस में ही तो करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस और बजटेड परफॉर्मेंस, जिसको कि हम दूसरे वर्ड्स में स्टैंडर्ड्स भी बोल सकते हैं। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस और बजटेड परफॉर्मेंस यानी स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करके हम देखते हैं कि वाकई में अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो बजट एक तरीके की क्या चीज है, एक तरह के टारगेट दिए जाते हैं आपको सभी चीजों के, प्रोडक्शन के, सेल्स के, इवन खर्चों की लिमिट भी दे दी जाती है। जैसे कि आमतौर पे जो बैंक्स होते हैं एसबीआई हुआ, पीएनबी हुआ, इनकी जो इंडिविजुअल ब्रांच होती है, क्या ये ब्रांच लेवल पर अपने खुद के पर्सनल खर्चे करते हैं या नहीं। खुद के पर्सनल खर्चे मतलब वो कपड़े वगैरह खरीदने की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ कभी कभार पार्टी कर लेते हैं नहीं, समोसे खा लेते हैं नहीं, ब्रेड पकौड़े खा लेते हैं या नहीं, क्या खुद के पैसों से खाते हैं? नहीं, कंपनी के पैसे से। खैर कंपनी के पैसे से, और वो पैसा कहां से आता है, वो पैसा हेड ऑफिस से आता है। हेड ऑफिस बेसिकली बजट बना के देता है कि आमतौर पर आप अपनी ब्रांच के अंदर पैटी नेचर के खर्चे, या पैटी नेचर के खर्चों के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, थोड़ा बहुत खाना पिलाना भी आ जाएगा, कोई छोटी मोटी टूट फूट हो गई है वो भी रिपेयर कराना, सारी सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये इन सारी सारी चीजों का उनको मंथली बेसिस पर बजट दिया जाता है। बजट का मतलब कि इतने के अंदर अंदर करना है, इतने के अंदर अंदर करना है। तो एक तो होते हैं बड़े लेवल के खर्चे की आपको एडिशनल रूम बनवाना है ऊपर, है ना, स्टोर रूम बनवाना है या कुछ भी बनवाना है, वो तो अलग चीज हो गई। तो बजट दिया जाता है उनको आमतौर पर ये पैटी नेचर के खर्चों का। तो ये समोसा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब उसी में कवर होता है। देता क्यों है हेड ऑफिस, क्या एम्प्लॉय के लिए? एम्प्लॉय के लिए नहीं देता वो तो देता है इसके लिए, तो वो तो देता है बेसिकली कस्टमर्स के लिए। कस्टमर्स के लिए मतलब क्लाइंट के लिए। कोई बड़ा सा आएगा आदमी क्या लोन लेने के लिए, तो भैया उसको खुश करने के लिए बिठाएंगे, कोल्ड ड्रिंक समोसा वमोसा मंगाएंगे। और क्या मंगाया जाता है, आप बैंक में अगर जाके बोलोगे मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए हालांकि वो तुरंत कहेंगे तुम कौन हो, जरा पहले प्रूफ से दिखाओ। अगर आपने अपना फाइनेंशियल डेटा दिखाना शुरू कर दिया तो देखो बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो एक मीटिंग में नहीं मिलता बल्कि मल्टीपल मीटिंग में मिलता है। तो वो पहली मीटिंग तो हो सकती है रूखी सूखी चली जाए क्योंकि एकदम से तो नहीं हो पाता जुगाड़, ठीक है, लेकिन सेकंड मीटिंग में तो जैसे ही बोलोगे मैं आ रहा हूं कि ठीक है हम भी लेने आ रहे हैं आपको, इवन वो अपने एम्प्लॉय तक भेज सकते हैं कि हाँ जाओ है ले आओ, सर को ले आना, वहां से ले आना। और फिर आने के बाद में जो खातेदारी होने वाली है वो बढ़िया वाली होती है और वाकई में ये चीजें ग्राउंड लेवल पर होती हैं। तो हेड ऑफिस बेसिकली इन्हीं चीजों का पैसा भेजता है, वो बात अलग है। ब्रांच खुद के लिए भी कर लेते हैं इस्तेमाल, ठीक है, कि उन्हें क्या दिख रहा कि ब्रेड पकौड़ा किसके पेट में जा रहा है क्या जरूरत है, कर लेते हैं। तो खैर तो बजट का मतलब न्यूमेरिकल टर्म में एस्टिमेशन दिया जाता है भविष्य के लिए, वो सारी चीजों में दिया जाएगा, सेल्स में, प्रोडक्शन में, खर्चों में, सारी सारी चीजों में। प्रोग्राम क्या चीज है? प्रोग्राम तो बहुत बड़ी टर्म है। हाँ भैया ये दिमाग में आना चाहिए तुम्हारे, रात को सपनों में है आता नहीं, फिर कौन आता है? तो आना चाहिए ना प्रोग्राम खैर ये तो ये सबसे बड़ी टर्म है। बड़ी टर्म क्यों बोली जा रही है? क्योंकि ये जितने भी सारी की सारी टर्म्स ही हमने पढ़ी हैं, कौन कौन सी, ऑब्जेक्टिव हुआ, पॉलिसी हुआ, प्रोसीजर हुआ, रूल हुआ, सारी सारी चीजें हुई, सबका मिक्सचअप होता है आपका प्रोग्राम। फिर इसको सिंगल यूज प्लान क्यों कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। तो बेसिकली आमतौर पर जो प्रोग्राम बनाया जाता है जो कि एक डिटेल्ड, ये तो बहुत बड़ा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट हुआ, तो एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव से लेके सारी चीजें लिखी जाती हैं, लेकिन ये होती है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। जैसे एक कंपनी के अंदर अलग अलग कोई साइट चल रही होती है, अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं कि हाँ भाई आपके पास में गुजरात का प्रोजेक्ट दिया हुआ है, आपको यहाँ रेवाड़ी का प्रोजेक्ट दिया हुआ है, अलग अलग एरियाज के प्रोजेक्ट होंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे, तो उनके अपने अपने प्रोग्राम होंगे, अपने अपने ऑब्जेक्टिव होंगे, अपने अपने रूल होंगे, अपनी अपनी पॉलिसी होंगी। और क्या एक प्रोजेक्ट के अंदर जो रूल और पॉलिसीज बनाई हुई हैं क्या जरूरी है कि दूसरे प्रोजेक्ट में भी वही रूल और पॉलिसी चल रही हो? तो जरूरी तो नहीं है, वो तो इवन सोशल एनवायरनमेंट की वजह से भी बदली जा सकती हैं।
कहीं पर रिसोर्सेज हैं, कहीं पर नहीं है, तो उस हिसाब से भी रूल्स बदले जा सकते हैं। कहीं पर उधार मिल रहा है, कहीं पर उधार नहीं मिल रहा, तो उस हिसाब से भी बदले जा सकते हैं। तो कुल मिला के प्रोग्राम जो कि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिस प्रोग्राम बड़े से डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी चीजें मेंशन रहती हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या, पॉलिसी क्या, प्रोसीजर क्या, रूल्स क्या, लेकिन वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिफर करते हैं। और अगर एक प्रोजेक्ट के अंदर हमने कुछ रूल्स पॉलिसीज लिख दी हैं, तो क्या अगले प्रोजेक्ट में आप रूल्स और पॉलिसीज बदल सकते हो? तो यस, बदल सकते हो। तो ये प्रोग्राम होता है आपका प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, और प्रोजेक्ट खत्म तो रूल खत्म। तो ये कंपनी स्पेसिफिक नहीं होता, कंपनी के रेस्पेक्ट में ये नहीं बनाया जाता, बल्कि ये प्रोजेक्ट के रेस्पेक्ट में बनाया जाता है। होता है एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि इसको सिंगल यूज प्लान की कैटेगरी में डाला गया है। और इसी के साथ हो गई बात खत्म प्लानिंग चैप्टर की।